अच्छे होंगे। आपके सीटेट की तैयारियां भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं निर्मला साहू स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नीरोज लर्निंग हब पे, जहाँ पे मैं आपको सीटेट की पेडागोजी और कंटेंट की क्वालिटी कंटेंट की तैयारियां करवाती हूँ। इसके अलावा सिर्फ सीटेट नहीं, अन्य स्टेट लेवल टेट हैं जैसे एमपी टेट, सीजी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, इस सब में ये कंटेंट जो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाते हैं। और उसके अलावा जो टीचिंग एग्जाम्स है जैसे केवीएस, एनवीएस, DSSB, ये सब में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सीटेट पेपर का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर रहे हैं। और अभी मैं आपको सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, शिक्षा मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान शिक्षा शास्त्र का मैं आपको क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर का उसे सॉल्व करवा रही हूँ विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन। क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन को रीड कर आंसर बता देने से जो नए एस्पायरेंट है, जो फर्स्ट टाइम सीटेट क्वालिफाई करने जा रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आएगा। उन्हें डिटेल एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है ताकि उन्हें क्वेश्चन के पैटर्न के साथ कहाँ से कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कितना उस पर जोर देना है, कौन से एरिया पे ज़्यादा फोकस करना है, क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है और क्या क्या टॉपिक है, सिलेबस है, ये सब कुछ की उन्हें एक अच्छी जानकारी मिल सके और वो अपनी तैयारी को और अच्छी कर सके, बूस्ट कर सके। तो आगे बढ़ने से पहले ये कुछ मेरे बारे में है। मेरा नाम है निर्मला साहू। मैंने बीएड में टॉप किया हुआ था। सीटेट पेपर 1 पेपर 2 मैंने सेल्फ स्टडी से अच्छे नंबर से स्कोर किया हुआ था। और एज अ पीजीटी इंग्लिश टीचर 5 to 6 ईयर का मुझे एक्सपीरियंस है। तो चलिए देखते हैं हम सीटेट पेपर 2 की जो सीडीपी है जनवरी 2021, उसकी हम क्वेश्चंस को देख रहे थे। हमने 5 तक किया हुआ था, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने किया था। आज हम 6 से स्टार्ट करेंगे। आइए देखते हैं हम कि क्या बोल रहा है। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की के अनुसार लैंग्वेज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, ऐसा वो कहते हैं। लेव वाइगोत्स्की जी के द्वारा यह कहा जाता है कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में भाषा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये बात सही है। वो ये बात कहते हैं कि लैंग्वेज बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है, संज्ञानात्मक जो विकास है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है बच्चों का, उसके लिए। तो ये बात सही है। चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज थ्रू अ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो ये बात तो नॉर्म चॉम्स्की है, उसके द्वारा कही गई है, ठीक है, कि जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जिसे LAD जो होता है, एक हाइपोथेटिकल टूल होता है हमारे ब्रेन में जिसकी वजह से हम लैंग्वेज को सीखते हैं, ये नॉर्म चॉम्स्की के द्वारा कही गई है। तो ये तो गलत हो जाएगा। चिल्ड्रन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑकर इन स्टेजेस। तो ये तो स्टेजेस में ऑकर होता है, मतलब कि ये जिन प्याजे जी के द्वारा दी गई है। 4 स्टेजेस में होते हैं संज्ञानात्मक विकास बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है। ये तो जिन प्याजे जी के द्वारा दी गई, तो ये भी गलत हो जाएगा। मैच्योरेशन ऑफ स्कीमा लीड टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। स्कीमा के परिपक्वन से बच्चे में संज्ञानात्मक विकास का अग्रसर होता है, ये भी जिन प्याजे जी के द्वारा दी गई है, तो ये गलत है। तो लेव वाइगोत्स्की जी क्या कहते हैं, लैंग्वेज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लैंग्वेज को उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण एक साधन बताया है, टूल बताया है, जिससे बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में तेजी से विकास होता है, ठीक है। उनका कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट है चिल्ड्रन का, वो बहुत ही ज़्यादा तेजी से होता है लैंग्वेज की मदद से, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। आइए देखते हैं 7th नंबर क्या बोल रहा है। इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम assessment of learner during the process of teaching learning। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन, मतलब प्रोग्रेसिव क्लासरूम में लर्नर की जो असेसमेंट होती है टीचिंग लर्निंग के दौरान, वो कैसी होनी चाहिए, क्या होता है उससे, क्या उसके फायदे हैं। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। इज नॉट एट ऑल हेल्पफुल इन चिल्ड्रन। अच्छा, एक बात बताइए, एज अ टीचर जब आप बच्चों को क्लास में पढ़ाते हैं, उसके साथ साथ आप बच्चों का मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं, बीच बीच में क्वेश्चन पूछते जाते हैं और उनसे सवाल जवाब करते हैं, तो क्या ये हेल्पफुल नहीं होता है? क्या ये आपके लिए बिल्कुल ही मतलब बेकार है, या बच्चों के लिए बेकार है ये? तो यहाँ पर यही कहा कि नॉट हेल्पफुल इन चिल्ड्रन, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। बच्चों के अधिगम में सहायक नहीं है, ये तो गलत बात है भाई।
फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब ही यही होता है, जब आपने एक चैप्टर पढ़ाया उसके बीच में क्वेश्चन पूछते रहे, लेसन कंप्लीट कर लिए, उसके बाद भी कुछ क्वेश्चन आप पूछें बच्चों से तुरंत, ताकि आप समझ पाए कि उनकी अंडरस्टैंडिंग कहाँ तक बनी है, किस तरह का उनका क्लैरिफिकेशन है, क्लैरिफाई हुआ है टॉपिक या नहीं, या क्या डाउट है, और डाउट है तो क्यों है, ये सब कुछ आप जान सकते हैं। तो ये तो बहुत ही हेल्पफुल होता है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है नहीं है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्रिएट अ हिंड्रेंस इन प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जब ये इतना फ्रूटफुल प्रोसेस है, भाई आप क्लास में पढ़ाने के वक्त बच्चों से क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं और उनका क्या कर रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं, तो ये अच्छा प्रोसेस है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये हिंड्रेंस है, यानी कि बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में रुकावट उत्पन्न करता है, तो ये भी गलत है। और रुकावट क्यों उत्पन्न करेगा, ये तो बहुत अच्छा है पूछना उनसे। इज हेल्पफुल इन आइडेंटिफाई हाई, लो एंड नॉन अचीवर फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग फीडबैक टू द पेरेंट। अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देने के लिए प्रयोजन से बेहद सफल, कम सफल व असफल विद्यार्थियों को पहचानने में सहायक होता है। मतलब हाई, लो, नॉन अचीवर्स या अचीवर्स, ये सब पता लगाने के लिए, मतलब पेरेंट को आपको फीडबैक देना है, इसलिए ये सब आपको पता लगाना है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहली बात तो ये हाई, लो, नॉन अचीवर्स, अचीवर्स, ये सब जो होता है ना, ये एकदम नेगेटिव एस्पेक्ट होता है, नेगेटिव वर्ड्स हैं, ये टैग्स हैं। और आप पेरेंट को फीडबैक दे रहे हैं कि आपका बच्चा हाई है, लो है, ये तो एकदम ही गलत है। बच्चे को तो स्टैंडर्डाइज करना नहीं है, लेबल करना ही नहीं है, तो ये तो यहीं पे गलत हो जाता है। इज वेरी इंपॉर्टेंट सिंस इट गिव इंसाइट इनटू चिल्ड्रन अंडरस्टैंडिंग एंड हेल्प द टीचर टू रिफ्लेक्ट ऑन हर पेडागोजी। ये एकदम परफेक्ट है, कहने का मतलब बेहद महत्वपूर्ण होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है। एक टीचर को बच्चों की समझ की जानकारी देता है, इंसाइट यानी कि जानकारी देना, और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक होता है। अच्छा देखिए, टीचर ने पढ़ाया क्लास में, क्वेश्चन आंसर किया, असेसमेंट किया, ठीक है, क्वेश्चन आंसर पूछने के थ्रू, मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट किया, उससे उनको पता चला कि उन्होंने जो टॉपिक पढ़ाया बच्चों को कितना समझ में आया है, कितना डाउट क्लियर हुआ है। अगर किसी तरह का उनको कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, तो क्यों है, किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है उसमें से कुछ टॉपिक, तो अगर बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, क्या कारण है, तो वो अपने टीचिंग स्ट्रेटजी को चेंज करने की कोशिश करेगी, ताकि जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं वो भी समझ पाए, और जो बच्चे समझ गए हैं उनके लिए तो अच्छा ही है। तो इस तरह से टीचर को एक इंसाइट मिलेगा अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो पेडागोजी है उसको रिफ्लेक्ट करने का, उस पर विचार करने का, और उसके हिसाब से बच्चों के अकॉर्डिंग उस स्ट्रेटजी को फॉलो करने का। तो ये हमारा सटीक आंसर हो जाएगा 4th नंबर, कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सिंस इट गिव इंसाइट इनटू चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग। बच्चों को कितना समझ में आया है, इस बात पे टीचर अच्छे से ध्यान दे सकती, समझ सकती है, और अगर कोई परेशानी है तो किस तरह से अपने पेडागोजी यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कैसे ठीक करना है, उस पर वो विचार कर सकते हैं। An effective classroom strategy to reduce gender stereotyping and broadening development possibility for all sexes। कक्षा में सभी लिंगों में, सभी लिंग मतलब कि मेल हो या फीमेल हो, जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावना को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है। मतलब कि एक क्लासरूम में आप बच्चे को जेंडर स्टेरियोटाइपिंग, जेंडर बायस के बारे में, मतलब उसको कम करना है, ये बात बताने के लिए आप क्या क्या चीज़ों का मतलब क्या क्या चीज़ों को अपना सकते हैं, अपनी कक्षा को कैसे प्रभावशाली बनाने के लिए कौन सी पद्धति का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं ऑप्शन क्या है। टू इग्नोर एंड डिसमिस बायोलॉजिकल डिफरेंस अमंग द सेक्सेस। लिंगों के जैविक अंतरों की उपेक्षा करना और उन्हें अस्वीकार करना। ये क्या मतलब है, ये बिल्कुल ही नेगेटिव है, ठीक है भाई। जब आप उसको इग्नोर करेंगे और डिसमिस करेंगे तो फिर आप उस चीज़ से डील कैसे करेंगे, डिस्कस कैसे करेंगे, बात को कैसे समझाएंगे, क्या है क्या नहीं है। जब आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, उसको अवॉइड कर रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। टू रीइंफोर्स जेंडर रोल एज पोर्ट्रेड इन द सोसाइटी, ठीक है। क्या बोल रहे, समाज में चित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबल करना चाहिए। मतलब समाज में तो ऑलरेडी एक जेंडर बायस कंस्ट्रक्शन बना हुआ है, मतलब निर्माण है ही जेंडर बायस, मतलब ये लड़का है, ये लड़की, ये काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, स्टीरियोटाइपिंग है। उसको हमको क्या करना चाहिए, बोल रहा है जो समाज में जेंडर रोल्स जो है पोर्ट्रे किया गया है, उसको फिर से उनको
प्रबल उस पर देना चाहिए, तो ये तो गलत है। मतलब आप तो वही स्टीरियोटाइपिंग और जेंडर बायस को ही आप प्रमोट कर रहे हो इस तरह अगर कर रहे हो तो। फॉर्मिंग सेम सेक्स एबिलिटी ग्रुपिंग, एक ही लिंग के योग्यता समूह बनाना। एक ही लिंग मतलब क्या होता है, दूसरा लिंग किसी काम का नहीं है, मतलब सिर्फ या तो लड़के या तो लड़की, किसी एक पे फोकस करके उसका वो बना के ग्रुप बना के आप उनको बताएंगे, तो ये तो गलत है भाई। हमको लिंग भेद करना ही नहीं है, ये वाली बात कही गई है। तो ये सब कुछ, ये तीनों पॉइंट गलत हैं। फॉर्मिंग मिक्स्ड सेक्स एक्टिविटी ग्रुप एंड प्रमोट डिस्कशन, हाँ ये एकदम परफेक्ट है। मिक्स सेक्स मतलब कि इसमें आपका मेल फीमेल सब आ जाएंगे, जितने जो भी लिंग हैं सभी लिंग को आप इसमें मिक्स कर रहे हैं। क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श करना, मतलब जो भी ग्रुप बना रहे उसमें मिश्रित लिंग होना चाहिए, मेल भी होना चाहिए, फीमेल भी होना चाहिए, बॉयज भी होना चाहिए, गर्ल भी होना चाहिए हर ग्रुप में। तब जाके एक ग्रुप एक्टिविटी आप देंगे, मिलके वो लोग जब सब साथ काम करेंगे तो आप एक डिस्कशन प्रमोट कर सकते हैं कि कोई भी लिंग बड़ा छोटा नहीं है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सबके अपनी इम्पोर्टेंस है, महत्वपूर्ण है। चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सब एक तरह के काम के लिए क्या है, बिल्कुल ही एबल हैं, कर सकते हैं। और इस तरह से आप मिक्स ग्रुप मतलब फीमेल मेल बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को मिलाकर एक ग्रुप बना के उनको एक्टिविटी देंगे, तो इस तरह से आप स्टीरियोटाइप और जेंडर बायस को क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, मिटा सकते हैं अपने क्लासरूम डिस्कशन में, डिस्कशन प्रमोट करके। देखिए क्लासरूम में जो डिस्कशन होता है ना बच्चों के बीच, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। तो डिस्कशन, हेल्दी डिस्कशन प्रमोट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें कोई भी किसी भी तरह का सेक्स बायस नहीं होना चाहिए कि बॉयज़ है तो बॉयज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस या गर्ल्स है तो गर्ल्स ये काम नहीं कर सकती, ऐसा कुछ नहीं। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल आप सेट कर सकते हैं, डिस्कशन दे सकते हैं कि ऐसा आजकल कोई भी कार्य नहीं जो लड़कियां नहीं कर सकती, ऐसा कोई कार्य नहीं जो लड़के नहीं कर सकते। जैसे कि एक मिथ जो बना आया है, स्टीरियोटाइपिंग, रूढ़िवादिता, लड़के खाना नहीं बना सकते, ऐसा नहीं है, लड़के बहुत अच्छा खाना बना सकते हैं। लड़कियां ड्राइविंग नहीं कर सकती, लड़कियां ड्राइविंग कर सकती है। कुछ लोग का कहना है कि लड़कियां सिर्फ गॉसिप करती है, काम की बात नहीं करती, ऐसा नहीं है, है ना। तो ये सब जो स्टीरियोटाइपिंग है, ये सब जो डिस्कशन है ना, ये सब क्लास में होना चाहिए, बातों को रखना चाहिए, चर्चा वगैरह करके विचार विमर्श करना चाहिए उस पर, ताकि इस तरह से जेंडर जो बायस और स्टीरियोटाइपिंग है वो रिड्यूस किया जा सके, कम किया जा सके। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं मल्टीलिंगुअलिज्म, मतलब कि बहुभाषीयता। इन अ क्लासरूम नीड टू बी अंडरस्टैंड एज द डैश बाय टीचर। जो मल्टीलिंगुअलिज्म है, बहुभाषीयता है, एक टीचर के द्वारा क्लासरूम में क्या समझना चाहिए, अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषीयता को खाली स्थान समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए उनको, बहुत सिंपल सी बात है, ये तो एक रिसोर्स का काम करती है तो उन्हें रिसोर्स की तरह समझना चाहिए। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। एन एसेट एंड रिसोर्स, देखिए पहले में ही आ गया। एक गुण और साधन, एक साधन के तौर पे, अब वो हम डिस्कस करेंगे कि साधन के तौर पे क्यों समझना चाहिए। एक हिंड्रेंस मतलब कि रुकावट, ये गलत है। प्रॉब्लम, ये भी गलत है। सिस्टमेटिक इशू, एक व्यवस्थागत मुद्दा, गलत। देखिए अगर आप एक प्रोग्रेसिव टीचर हैं और प्रोग्रेसिव क्लासरूम अगर आप करते हैं, ठीक है, आपकी क्लास प्रोग्रेसिव है, तो आप हर चैलेंज, हर एक नई चीज़ों को एज अ चैलेंज लेते हैं और रिसोर्स या असेट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है, बहुभाषीयता, मतलब कि एक क्लास में डाइवर्स ग्रुप के बच्चे हैं, अलग अलग रिलीजन, कास्ट के, कम्युनिटी के हैं, जो अलग अलग भाषा का प्रयोग करते हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। आप इससे अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले बच्चे हैं अगर क्लास में, तो इससे टीचर को भी बच्चों के लैंग्वेज को सीखने का, उनको समझने का, और दूसरे बच्चे भी उसे सीखें, समझ सकें, इस बात का क्या मिलेगा उनको, अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो ये एक अपॉर्चुनिटी, अवसर है और रिसोर्स, साधन है कि वो अलग अलग भाषा जान सकते हैं, सीख सकते हैं। तो इस तरह से क्या हो गया, एक रिसोर्स का काम करेगा। तो हमारा फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, एक गुण और साधन, क्योंकि मल्टीलिंगुअलिज्म अच्छा होता है। आपको पता है 2 लैंग्वेज मतलब हमारी मदर टंग और हमारा जो नेशनल लैंग्वेज है, उसके अलावा जिस किसी को भी उससे अधिक भाषा आती है तो वो उसके लिए बेनिफिट ही होता है, बहुत अच्छा होता है। तो ये एक साधन है, एक रिसोर्स के तौर पे काम करता है, ठीक है। तो हमारा आंसर नंबर 1 सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं अ चाइल्ड सेंटर क्लासरूम। चाइल्ड सेंटर क्लासरूम इज वन विच
बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें टीचर यूजेस द टेक्स्ट बुक एज द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज। जब टीचर टेक्स्ट बुक ही यूज कर रहा है, ओनली बोल रहा है, ये यहीं पे गलत हो जाएगा। देखिए ओनली, ये सब जो शब्द होते हैं ना ओनली, वो मतलब बिल्कुल कन्वर्जेंट आंसर हो जाते हैं। ओनली मतलब सिर्फ टेक्स्ट बुक का इस्तेमाल करता है, पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को ही बल देता है, तो ये गलत है। टीचर सेग्रीगेट द चिल्ड्रन बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी। अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करता है। भैया सेग्रीगेट तो करना नहीं है, ये नेगेटिव वर्ड है। भाई समावेशी शिक्षा की बात की जाती है, इंक्लूसिव एजुकेशन, जहाँ हर तरह के बच्चे डाइवर्सिटी के साथ एक क्लासरूम में पढ़ते हैं, तो सेग्रीगेशन की तो बात ही नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि टीचर को सेग्रीगेट कर देना चाहिए उनकी एबिलिटी के हिसाब से। तो किसी भी क्लासरूम में किसी भी टीचर को एबिलिटी के हिसाब से कोई सेग्रीगेशन नहीं करना है, बिल्कुल गलत है ये। द टीचर यूजेस रिवार्ड एंड पनिशमेंट टू डायरेक्ट चिल्ड्रन बिहेवियर। अब ये BF स्किनर की बात आ गई। भाई यहाँ पे बिहेवियर को क्यों हमें डायरेक्ट करना है थ्रू रिवार्ड एंड पनिशमेंट? चाइल्ड सेंटर एजुकेशन वो होता है जहाँ टीचर फ्लेक्सिबल होती है। द टीचर इज फ्लेक्सिबल एंड केटर द नीड ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन। हर एक बच्चे, इंडिविजुअल चिल्ड्रन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंस वाली क्लास होगी, वहाँ पे हर तरह के बच्चे आएंगे, विविधताएं होंगी, डाइवर्स बच्चे आएंगे। तो इंडिविजुअल चिल्ड्रन जो है उनकी जो भी नीड है उसको कैटर करे, मतलब उसकी आवश्यकताओं को पूरा करते हुए लचीलेपन के साथ अपना जो टीचिंग लर्निंग पेडागोजी जो है उसको बनाए और क्लास में वैसा ही पठन पाठन करे, वही उसके लिए सबसे बेस्ट होता है। अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। ठीक है, आपको पता है अलग अलग डाइवर्स जो क्लासरूम में अलग अलग विविध प्रकार के बच्चे हैं, उनकी एबिलिटी चाहे वो सोशल हो, इमोशनल हो या किसी भी तरह का चीज़ हो, उसमें वो बिल्कुल अलग है, भिन्न है। तो उसके हिसाब से आप डील करेंगे उन बच्चों के साथ में। हर बच्चा एक नहीं, आपको पता है, जो जैसी जिनकी जैसी नीड है उसके हिसाब से आप उनके साथ डील करेंगे और अपने आप को लचीला रखेंगे, तो यही चाइल्ड सेंटर क्लासरूम होता है। तो आपका 4th ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आप रिजिड रहेंगे। आपने बोला कि नहीं हम टेक्स्ट बुक से पढ़ाएंगे या बच्चों की एबिलिटी के हिसाब से करेंगे, बच्चों के जो अच्छे बच्चे उसकी एबिलिटी के हिसाब से हम अलग करके पढ़ाएंगे या पनिशमेंट या रिवार्ड देंगे, तो ये तो रिजिड हो गया बहुत, आप कठोर सख्त हो गए, अपना ही चला रहे हैं। तो जब आप एज ए टीचर अपनी चला रहे हैं तो वो चाइल्ड सेंटर कहाँ से होगा? वो तो टीचर सेंटर हो जाएगा। जबकि चाइल्ड सेंटर जो क्लासरूम है वो बच्चे की नीड पे टोटली बेस्ड होता है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, कैसे उसको करना है और उसके लिए कैसे अपने आप को लचीला रखना है, ये होता है चाइल्ड सेंटर क्लासरूम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 11th नंबर। अकॉर्डिंग टू विच थ्योरिस्ट कल्चरल टूल, देखिए कल्चरल टूल आ गया फिर से, प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? देखिए ये बात तो आपको मैंने कई बार बोल दिया है, कई बार ये बात मैंने आपको बताया है और कई बार ये क्वेश्चन आया है कि कल्चरल टूल, सोशियो कल्चरल टूल या सोशल से इंटरेक्शन, इस तरह की जो बात करें वो हमारे लेव वाइगोत्स्की जी हैं। ठीक है, ये तो संज्ञान के बारे में बात करते हैं, कहते हैं 4 स्टेजेस हैं और ये लैंग्वेज को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते, बोलते हैं कि लैंग्वेज बाद में आता है, पहले संज्ञान का विकास होता है। लेकिन ये कहते हैं कि लैंग्वेज एक ऐसा टूल है जो वो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके साथ वो लैंग्वेज कैसे सीखते हैं? कल्चरल और सोशल टूल के द्वारा, मतलब सोशल इंटरेक्शन करेंगे, सोशली इंटरेक्ट करते हैं, एनवायरनमेंट में लोगों से मिलते हैं, अलग अलग तरह के लोग, उनके कल्चर को, अपनी संस्कृति, दूसरे की संस्कृति, ये सब को जानते पहचानते, तब जाके उनका डेवलपमेंट होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। तो हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा लेव वाइगोत्स्की जी जो कहते हैं। और एक बात याद रखेंगे, लेव वाइगोत्स्की जी का 3 पॉइंट है, SCL, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म निमोनिक्स बना के याद कर सकते हैं, सोशियो कल्चरल लैंग्वेज। इन्होंने 3 इंपॉर्टेंट बात कही है। सोशियो मतलब कि सोशल, सोसाइटी, समाज, कल्चरल यानी सांस्कृतिक, और लैंग्वेज यानी कि भाषा। इस पे बहुत ज़्यादा बल दिया। ये 3 में से कोई भी वर्ड आपको दिखते हैं जहाँ पर भी, तो आप समझ जाइए कि कौन से ये मनोवैज्ञानिक है, कौन से थियोरिस्ट है, लेव वाइगोत्स्की जी।
ठीक है। और बंडूरा तो वो जो ऑब्जर्वेशन के थ्रू बच्चे सीखते हैं उसके बारे में बताया है। बीएफ स्किनर अभी हमने देखा, ये बिहेवियरिज्म की बात उन्होंने कही है, रिवार्ड पनिशमेंट ये सब यही कहते हैं। तो हमारे जो लेव वायगॉट्स्की जी जो हैं वो कल्चरल टूल को बहुत ही ज़्यादा महत्व देते हैं बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में, कल्चरल टूल और लैंग्वेज, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट A suitable learning material for student who are partially sighted। आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थी के लिए निम्नलिखित में से कौन से अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है। देखिए जो बच्चे पार्शियल ब्लाइंड हैं, मतलब पूरी तरह से ब्लाइंड नहीं है, पार्शियल ब्लाइंड है, आंशिक दृष्टि से मतलब बाधित हैं, तो उनके लिए क्या सही हो सकता, क्या सही नहीं हो सकता, नॉट बोला गया है, ठीक है। इनमें से कौन सा सही नहीं है, मतलब 3 ऑप्शन सही दिया गया है और एक ऑप्शन ऐसा जो नहीं है। तो लार्ज प्रिंट बुक ये तो उनके लिए अच्छा है, मतलब जो पार्शियल जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं या डिसेबल बच्चे होते हैं, पार्शियल साइटेड बच्चे जो होते हैं, उन्हें चीज़ें मतलब थोड़ी कम उसमें नज़र आती है, उनकी रोशनी थोड़ी सी कमज़ोर होती है ना। उतना नॉर्मल जो देख सकते हैं, नॉर्मल साइट वाले बच्चे होते हैं, वैसा वो नहीं देख पाते हैं। तो लार्ज प्रिंट वाली बुक हेल्पफुल होती है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे नॉट पूछा है। 3 डायमेंशनल मैप एंड चार्ट। देखिए डायमेंशनल वाले जो होते हैं मैप या चार्ट, वो तो बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि उसमें भी उसका शेप्स वगैरह बहुत अच्छे से प्रिंट उभर के आता है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर नॉट पूछा है तो गलत हो जाएगा। टॉकिंग बुक फेल्ट बुलेटिन बोर्ड। देखिए बुलेटिन बोर्ड्स वगैरह या टॉकिंग बुक्स भी बहुत अच्छी है क्योंकि उन्हें देखने में परेशानी हो रही है तो सुन के बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बुलेटिन बोर्ड्स अपने आप में थोड़े बड़े होते हैं, अच्छे होते हैं, अच्छे से दिखते हैं, लार्ज, तो ये भी बहुत अच्छा है। तो ये ऑप्शन में नहीं आएगा क्योंकि ये नॉट पूछा है। अब स्मॉल प्रिंट वर्कशीट, बच्चे जो ठीक से देख नहीं पा रहे, देखने में उन्हें परेशानी हो रही है, दृष्टि मतलब पार्शियली आंशिक दृष्टि बाधित है, उनके लिए स्मॉल प्रिंट वर्कशीट है वो बहुत परेशानी होगा क्योंकि वो वैसे भी सही से नहीं देख पा रहे हैं, उन्हें देखने में परेशानी हो रही है। ऐसे में अगर बहुत छोटा छोटा प्रिंट होगा, छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट, तो उसमें उनको बहुत परेशानी होगी। और यहीं पे वही पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सूटेबल, क्या सूटेबल नहीं है ये पूछा गया, तो ये हमारा 4th नंबर हो जाएगा, स्मॉल प्रिंट वर्कशीट। क्योंकि लार्ज प्रिंट बुक वगैरह है, 3 डायमेंशनल मैप और चार्ट है, ये सब वो अच्छे से देख के समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट 13 नंबर देखते हैं। द अंडरलाइंग बिलीफ बिहाइंड इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्हित विचार क्या है। देखिए समावेशी शिक्षा आप जानते हैं क्या होता है, मतलब कि इंक्लूजन करना, डाइवर्स जो क्लासरूम जैसा होता है जिसमें हर तरह के बच्चे जो डिसेबिलिटी के साथ हैं वो नॉर्मल बच्चों के साथ, वो डिसेबल्ड बच्चे नॉर्मल बच्चों के साथ जब पढ़ते हैं, ऑल टुगेदर हर तरह से बच्चे, जो हर तरह के बच्चे हैं, डाइवर्स हैं, उसे हम इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। ऐसे में क्या होता है कि अलग अलग विभिन्न जो इंडिविजुअल डिफरेंस वाले बच्चे होते हैं जो कि थोड़े से डिसेबल्ड होते हैं या पूरी तरह से डिसेबल होते हैं या पूरी तरह से नॉर्मल बच्चे होते हैं, ये सब जब मिक्स होकर एक साथ पढ़ते हैं, इन सब को इंक्लूड किया जाता है, उसे हम इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। तो मतलब इस बिलीफ के पीछे इनका क्या विचार है, आइए ऑप्शन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। सेग्रीगेशन ऑफ चिल्ड्रन ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी एंड प्रोविजनिंग ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। बच्चों को उनकी योग्यताओं के आधार पर पृथक करना और व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्रबंध करना। देखिए अब इंक्लूसिव बोल रहे हैं, मतलब कि समावेशी यानी सबको शामिल करना, चाहे एबल हो, डिसेबल हो, किसी भी तरह के बच्चे हो, इंडिविजुअल डिफरेंस के साथ शामिल करना बोले, तो यहाँ पे सेग्रीगेशन की बात आ गई। तो यहीं पे ये गलत हो गया कि सेग्रीगेट करते हुए उनकी एबिलिटी के हिसाब से सेग्रीगेट करके वोकेशनल ट्रेनिंग देना, तो ये तो गलत हो गया, सेग्रीगेशन वर्ड ही आ गया इसमें जो गलत है। डायग्नोस्टिक लेबलिंग ऑफ चिल्ड्रेन बेस्ड ऑन देयर हैंडीकैप फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ देयर लिमिटेशन। देखिए कितनी गलत बात बोल रहा है कि आप पहले डायग्नोस करेंगे और लेबल करेंगे बच्चे को हैंडीकैप है उसके हिसाब से, और उनकी जो लिमिटेशन है उससे आप उसको क्या कर देंगे, लेबल कर देंगे। बच्चों की अक्षमताओं के आधार पर उनकी सीमाओं की पहचान करने के लिए उन्हें नामांकित करना, मतलब ये बच्चा क्योंकि हैंडीकैप है, क्या कार्य कर सकता है, क्या कार्य नहीं कर सकता है, ये सब चीज़ को लेबल करना, मतलब उसे देखकर उसका डायग्नोस्टिक करके उसको लेबल कर देना, ये कितनी गलत बात है। ऐसा नहीं कर सकते हैं आप इंक्लूसिव एजुकेशन में, नहीं, ये बहुत ही गलत है ये। और
उसके बाद है थर्ड ऑप्शन, प्रोविजनिंग ऑफ स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फॉर चिल्ड्रन विद डिफरेंट हैंडीकेप, अलग अलग अक्षमताओं वाले बच्चे के लिए विशिष्ट संस्थान का प्रावधान करना। तो यहाँ पर भी एक तरह से मतलब स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाना उन बच्चों के लिए कि वो जाके अलग पढ़ें जो हैंडीकैप है। तो यहाँ पर भी तो आप सेग्रीगेट कर रहे हो ना, उनके लिए अलग ग्रुप क्यों बनाना है? इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ही यही है कि जो इंडिविजुअल डिफरेंस है बच्चे, उसके साथ नॉर्मल बच्चों के साथ जो भी उनकी जो डिसेबिलिटीज़ हैं उसके साथ बच्चों को हम शामिल करेंगे एक क्लासरूम में, ऐसी एक क्लासरूम में जहाँ पर नॉर्मल बच्चे भी होंगे और इंडिविजुअल डिफरेंस के साथ भी बच्चे होंगे जो कि किसी अलग अलग तरह से डिसेबल्ड हैं। तो यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, द फिलोसफी दैट ऑल चिल्ड्रन हैव अ राइट टू गेट इक्वल एजुकेशन इन रेगुलर क्लास। देखिए ये कितनी सही बात है। दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। क्योंकि देखिए ये इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो क्या सोचता है कि हर बच्चा चाहे वो इंडिविजुअल डिफरेंस के साथ क्यों ना हो, चाहे वो डिसेबल क्यों ना हो, उसे पूरा अधिकार है इक्वल एजुकेशन, रेगुलर स्कूल में इक्वल एजुकेशन पाने का। उन सभी बच्चे जो रेगुलर बच्चे हैं, जो नॉर्मल बच्चे हैं, उनके साथ बैठ के वो भी जो इंडिविजुअल डिफरेंस के साथ हैं, डाइवर्स हैं, उन्हें भी वो शिक्षा प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। अब इससे क्या होता है कि संवेदनशीलता जो होती है ना, सेंसिटिवनेस जो होती है कि बच्चे जो डिसेबल हैं वो क्या क्या स्ट्रगल फेस करते हैं, किस तरह की चीज़ें उनके साथ प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ये सब बच्चे जो नॉर्मल बच्चे हैं उन्हें देखेंगे तो क्या होंगे, सेंसिटाइज होंगे। ठीक है, और क्या होगा, ये बच्चे जो हैं अलग फील नहीं करेंगे, जो डिसेबल बच्चे हैं वो अलग फील नहीं करेंगे, उनका भी जो मनोबल है वो बढ़ेगा, वो मोटिवेट होंगे, पढ़ने की जो उनकी इच्छा है, एजुकेशन को प्राप्त करने की इच्छा है वो भी प्रबल होगी कि हाँ हमें इक्वल राइट्स दिया जा रहा है, हमें इक्वली मापा जा रहा है और हम भी इक्वली वही एजुकेशन ले रहे हैं जो रेगुलर स्कूल में मिलता है। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं यहाँ पर इंक्लूसिव एजुकेशन के थ्रू जो भी इंडिविजुअल डिफरेंस है उसको शामिल करके। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आई होप आपको ये सारे टॉपिक जो मैं आपको समझा रही हूँ वो समझ में आ रही है, और फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप ज़रूर पूछिएगा। आइए आज का 14th जो है लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नहीं तो वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट जो टॉपिक्स जो बचे हुए हैं क्वेश्चन के उसको देख लेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है, नीड ऑफ गिफ्टेड एंड क्रिएटिव चिल्ड्रन कैन बी एड्रेस्ड। प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है। देखिए जो क्रिएटिव और गिफ्टेड बच्चे होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, सृजनात्मकता उनमें बहुत ज़्यादा होती है, आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचते हैं, उन्हें हम डाइवर्जेंट थिंकर भी कहते हैं। तो कैसे उनकी आवश्यकताओं को पूरी की जा सकती है, कैसे मतलब उनके जो नीड है, उनकी जो आवश्यकताएं हैं उसको आप किस तरह से संबोधित कर सकते हैं। गिविंग चैलेंजिंग टास्क एंड एक्टिविटी टू प्रिवेंट बोर्डम। देखिए ये बहुत सही है कि उनको चैलेंजिंग टास्क देना है ताकि वो बोर ना हो। क्या होता है कि ये जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं या क्रिएटिव चिल्ड्रन होते हैं ना, एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को कई अलग अलग तरह से सोच के ब्रेनस्टॉर्म करके वो कई सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, कई आइडियाज़ निकाल सकते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचते हैं। और उनका जो जितना जो उनकी जो आइडियाज़ होती, थिंकिंग होती है वो बिल्कुल नहीं होती, ज़्यादातर है ना, कॉपी की हुई नहीं होती है। तो इतने ज़्यादा ये प्रतिभाशाली होते हैं। अगर एक ही तरह का उनको काम दिया जाएगा ना तो वो बोर हो जाएंगे। उनको कुछ नया चैलेंजिंग चाहिए जिसमें उनका दिमाग लगता है, एनालाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा थिंक करते हैं, अपने दिमाग जो रीजनिंग है, तर्क है, वो सबको लगाते हैं, उसमें उन्हें मज़ा आता है। तो अगर आप चैलेंजिंग टास्क देते हैं तो ये बोर्डम से तो बचाएगा ही और उनकी क्रिएटिविटी को भी निखारेगा। चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर, ये सही है। फिर भी हम बाकी ऑप्शन को देख लेते हैं। गिविंग क्वेश्चन दैट रिक्वायर कन्वर्जेंट थिंकिंग, वे प्रश्न देकर जिनमें अभिमुखी चिंतन की आवश्यकता हो। देखिए कन्वर्जेंट थिंकिंग मतलब कि एक क्वेश्चन का एक ही आंसर, उससे अलग कोई दूसरा आंसर नहीं। तो उस तरह के जो क्वेश्चन अगर आप देंगे तो जो मतलब ये तो डाइवर्जेंट थिंकर होते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग वाले होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन
में वो क्या होंगे, बोर हो जाएंगे, बंध जाएंगे, तो ये उनके लिए सही नहीं है। जैसे एमसीक्यूज वगैरह होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, उसके एक ही सटीक आंसर होता है, तो ऐसे में वो बोर हो जाएंगे। प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व प्रॉब्लम, अगर आप स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन देंगे, मतलब प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश उपलब्ध कराकर, विशिष्ट निर्देश अगर आप उन्हें देंगे अपनी तरफ से, तो वो बंध जाएंगे, अगेन बॉन्ड हो जाएंगे, अगेन क्या हो जाएंगे, बॉन्ड हो जाएंगे, और अपने आइडियाज को, जो वो अपना जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है वो नहीं कर पाएंगे। इसमें वो क्या होगा, उनको लचीलापन नहीं मिलेगा, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उनको बंध जाना हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिंग मेमोरी बेस्ड टेस्ट, रटने पर आधारित परीक्षा, ये तो एकदम गलत है ना। रटने वाला तो हम नॉर्मल बच्चे को भी नहीं बोलते हैं, तो ये तो फिर क्रिएटिव चिल्ड्रन है, गिफ्टेड चिल्ड्रन हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं, ब्रेनस्टॉर्मर होते हैं। तो उनको जो चैलेंजिंग टास्क देंगे ना, वो कभी भी चैलेंजिंग टास्क को लेने से घबराते नहीं हैं। वो हमेशा चाहते हैं कि उन्हें चैलेंजिंग टास्क जिसमें उन्हें करने में मज़ा आए, दिमाग लगाना पड़े, एनालाइज करना पड़े, रीजनिंग बहुत ज़्यादा मतलब करनी पड़े, इस तरह के जो चैलेंजिंग टास्क होते हैं, एक्टिविटीज़, वो उन्हें दिया जाता है। और इस तरह से वो अपने बोर्डम को भी दूर कर सकते हैं, उनकी जो बोर्डम है वो भी दूर होगी, उनकी क्रिएटिविटी जो होती है ना वो भी निखरेगी, मतलब उनकी जो एबिलिटी है, बहुत ज़्यादा तर्क शक्ति करने की जो क्षमता है वो और भी ज़्यादा बढ़ेगी, उस पर निखार आएगी। तो हमारा बेस्ट सूटेबल आंसर है गिविंग चैलेंजिंग टास्क एंड एक्टिविटी टू प्रिवेंट बोर्डम। तो यहाँ तक हम आज करते हैं 14 तक, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, 30 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम 15 से करेंगे। और यहाँ तक जो मैंने आपको समझाया है, मैं आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। अगर मेरी कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट भी कीजिए। आपके फीडबैक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं, ताकि हमें समझ में आए कि हमें और किस तरह से क्या क्या वीडियोज़ आपके लिए लानी है। और किसी तरह का कोई डाउट भी हो तो आप कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। Thank you. Thanks for watching.